नमस्कार, स्वागत है आपका धाकड़ एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले उस तस्वीर को आपको दिखाएंगे जो आई है वाराणसी से, लेकिन कनेक्शन सीधा इसका यूक्रेन से और यूक्रेन में चल रहे युद्ध से। तस्वीरें जरा आप देखिए। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को सरकार देश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत कई छात्र यूक्रेन से वाराणसी पहुंचे तो अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से मुलाकात। इस दौरान छात्रों ने यूक्रेन से अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ भी साझा किए। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले छात्रों में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग भी शामिल रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के छात्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री इस दौरान बेहद हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही। पीएम मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। ये तस्वीरें आपको टाइम्स नाउ न भारत पर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध की विभीषिका की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से लोग यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे, वो एक एक अपडेट आप तक पहुंचाए। किस शिद्दत के साथ भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत उन तमाम भारतीयों को, तमाम भारतीय छात्रों को उनके जमीन पर वापस आने के लिए कोशिश कर रही है, वो तस्वीरें आपने दिखाई। और अभी तस्वीरें देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा छात्रों के बीच पहुंचे, उनसे हल्के फुल्के अंदाज में बात। क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं युद्ध क्षेत्र में पिछले 7-8 दिनों से जो बच्चे फंसे हुए थे, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, उनके जहन में प्रेशर कितना होगा। और उसी के प्रेशर को हल्का करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए नजर आए। उनसे न सिर्फ उनका हालचाल जाना, बल्कि उनकी जो पूरी ये यात्रा रही है यूक्रेन की युद्ध भूमि से स्वदेश लौटने तक की, अपने घर लौटने तक की, परिवार के बीच में पहुंचने तक की, इस यात्रा का एक एक हाल जाना। और न सिर्फ वाराणसी के लोगों से, बल्कि उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बाकी छात्र थे, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि यूक्रेन में जंग के बीच जो भारतीयों को बंधक बनाने की खबरें आ रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या तथ्य है। यूक्रेन में बम धमाकों के बीच से स्वदेश वापसी। 24 की सुबह में हुए जो वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन के जो बेस होते हैं ना सर, आर्मी बेस, वहाँ पे अटैक किया गया था रशिया के द्वारा। तो सर जैसे हम कीव में पहुंचे, वहाँ से वापस निकले हम 26 को, हमें लिटरली ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे थे यूक्रेन। युद्ध की धरती से भारतीय छात्र लौटे घर। जब हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंचे थे तो इंडियन एम्बेसी ने बहुत हमारी हेल्प की है। जब इस तिरंगे के साथ आप ट्रैवल किया, लोगों ने कहते हैं बस पे लगाया है, तो वो उसका हमने अपनी टैक्सी के ऊपर लगाया था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड, और एक अपने इंडियन फ्लैग की फोटो लगाई थी खुद ही ड्रॉ करके। यूक्रेन की सेना भारतीयों को बना रही है ढाल। यूक्रेन के जो हमारे, मैं कैसे बताऊं आपको, जो बड़े बड़े नेता, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमें ना प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ। हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी, ऑनलाइन करी नहीं सर, ऑफलाइन थी। यूक्रेन में भारतीयों को कौन बना रहा है बंदा? यूक्रेन की जो इस वक्त फौज थी, उनका किस तरह का रवैया था भारतीयों के साथ? सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे। स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी, जूतों से मारा था, बाल पकड़ के घसीट रहे थे उनको। सर उनका रवैया बहुत गंदा था इंडियन स्टूडेंट के आप प्रति। जब बॉर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या उसमें रोका जा रहा है या क्या स्थिति हो रही है? जी सर रोका जा रहा है। तो 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट है सर, उन्होंने फोर्सफुली गेट को तोड़ा तो उनके ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया, बंदूकों से पीछे से मार रहे थे सर। ये सब काम, ये सारा चीजें थी, ये जो बच्चों पे अत्याचार था, वो सारा यूक्रेन की फौज की तरफ से सर यूक्रेन आर्मी की तरफ से था। रूस की सेना भारतीयों से निभा रही है दोस्ती। सर वो हमें रोकना चाह रहे थे सर, हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी यूक्रेन से सर। वो चाहते थे कि आप उनके लिए क्या फौज में लड़ें, बंदूकें थाम लें? मतलब मोटिव ये था कि अगर इंडियन स्टूडेंट यहाँ रहेंगे तो शायद रशियन हमारे ऊपर मतलब अटैक न करे। तो उसको आपको एक शील्ड के तौर पे वो बनाकर उन्होंने किया। हाँ सर, एक शील्ड के तौर पे बना के रखा था मैं। भारतीयों पर यूक्रेन की सेना कर रही है अत्याचार।
हमें ये पता था कि इंडियन गवर्नमेंट की हमें सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमें वैसे कोई टेंशन नहीं थी कि कुछ होगा हमारे साथ। हमें पता था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करने वाली है। सर जो हमारा नेशनल फ्लैग है तो सर उसकी वजह से जो मतलब बस के आगे जो नेशनल फ्लैग लगा था उससे सर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। रशियन आर्मी भी हमारी हेल्प कर रही थी, मतलब लगा कि हमें इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल। यूक्रेन में भारतीयों की शान तिरंगा, पहचान तिरंगा। और भारतीय वायुसेना के 4 C-17 ग्लोब मास्टर विमान युद्ध क्षेत्र में लगातार डटे हुए थे और आज वो 798 भारतीय नागरिकों को लेकर हिंदुस्तान पहुंचे। गाजियाबाद से सटे हिंडन एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों का जबरदस्त स्वागत किया गया। छात्र भारत पहुंचने पर खुश थे, लेकिन उनके जहन में युद्ध की कड़वी आप बीती मौजूद थी। छात्रों ने कुछ ऐसी बातें कही जो वाकई डराने वाली थी। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे, उन छात्रों की मुंह जबानी सुनवाएंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था उस 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया, और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में
अकेले भेजते, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा, तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई, इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर, जब समझेगा, मन शांत होगा, तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं, आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर, 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर, 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे। और सर, सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। अ सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्पेशली यू सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे। अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग। एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन
जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था उस 24 को तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे, हमें लगा कि एक हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। तो अभी तस्वीरें देखी जहां पीएम मोदी ने यूक्रेन से वापस लौटे हुए छात्रों से मुलाकात की, उनसे बात की। अब कुछ और छात्रों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको कि यूक्रेन से लौटे छात्रों ने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया है। के ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया। कैसे बताऊं आपको, जो बड़े बड़े नेता, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमें ना प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ये वो भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भारत सरकार की मदद के बाद सुरक्षित वतन वापस लौटे हैं और हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही इन्होंने जो हालात बयान किए वो बेहद डराने वाले हैं। जब बॉर्डर पे थे तो वो लोग हमारे सामने बुलेट्स डॉच कर रहे थे, हमें पैर से मार रहे थे। बैरिकेड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो बैरिकेड्स पे लात मार रहे थे। और जैसे हम लोग हल्का सा क्रॉस कर रहे थे ना सर, हल्का सा, तो वो लिटरली ऐसे आपको पकड़ेंगे जैकेट से और ऐसे फेंक के मार रहे थे, रश कर रहे थे इतनी तेज। तो हमें तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पैरों में जान नहीं थी, तब भी मैं भाग भूग के क्रॉस कर गया। जैसे ही मैं क्रॉस करने लगा तो एक सोल्जर मेरे लेफ्ट था, एक राइट था, उसने ऐसे गोली डॉच की कि मेरे यहाँ से निकली सर, बिल्कुल लिटरली मेरे को याद है कि यहाँ से निकली। आवाज तो कान में तेज आती है, फ्रिक्वेंसी बहुत तेज थी। बहुत मुश्किल में मैं ऐसे एक बार लेफ्ट भागा, फिर राइट भागा और बच्चों के झुंड में घुस गया ताकि सेफ रहूं। ये दीपांशु गौतम है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के दौरान यूक्रेन में फंस गए, अपने वतन लौटना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचना था। लेकिन दीपांशु ने जो आप बीती सुनाई वो सुनकर डर लगता है। इन्होंने बताया कि यूक्रेन की सेना का रवैया भारतीय नागरिकों के प्रति अत्याचारी रहा। डराने के लिए फायरिंग की, पैरों से मारा, उठाकर फेंका जा रहा था। यूक्रेन की सेना के जवान ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे ताकि भारतीय डरें और जब रूस हमला करे तो यही छात्र यूक्रेन की सेना की ढाल बन जाएं। यूक्रेन के जो हमारे, मैं कैसे बताऊं आपको, जो बड़े बड़े नेता, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमें ना प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ। हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी, ऑनलाइन करी नहीं सर, ऑफलाइन थी। 24 को हम लोग निकले हैं ना, तो 21 तक क्लासेस हमारी ऑफलाइन चली हैं सर। हमने प्रोटेस्ट किया इंडियन स्टूडेंट्स से कि हमारे पेरेंट्स परेशान है घर पे, हम लोग बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे कि कुछ हो ना जाए। हम जैसे ही 23 को निकले, हमने सुबह देखा कि मिसाइल्स गिर रही हैं, तो बहुत डर गए थे सर सिचुएशन से। हम बता नहीं सकते, बस ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पहुंच गए जैसे तैसे। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि यहाँ आ चुके हैं। इसे कहते हैं बंधक बना लेना। यह आधिकारिक नहीं है, यूक्रेन की सरकार ने ऐसा कोई आदेश भी नहीं दिया। लेकिन भारत लौटे छात्रों की बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के साथ यूक्रेन की सेना का रवैया ठीक नहीं। यूक्रेन की जो इस वक्त फौज थी, उनका किस तरह का रवैया था भारतीयों के साथ? सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे। स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी, जूतों से मारा था, बाल पकड़ के घसीट रहे थे उनको। सर उनका रवैया बहुत गंदा था इंडियन स्टूडेंट के प्रति। जब बॉर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या उसमें रोका जा रहा है या क्या स्थिति हो रही है? जी सर रोका जा रहा है। तो 7 से 8 हजार स्टूडेंट थे सर, उन्होंने फोर्सफुली गेट को तोड़ा तो उनके ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया, बंदूकों से पीछे से मार रहे थे सर। ये सब काम, ये सारा चीजें थी, ये जो बच्चों पे अत्याचार था, वो सारा यूक्रेन की फौज की तरफ से? सर यूक्रेन आर्मी की तरफ से था। ये निखिल चौधरी हैं। चेहरे पर मुस्कान, गले में फूलों की माला और पूरा सुकून, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े हैं। कुछ घंटों पहले निखिल युद्ध क्षेत्र में थे, डरे थे।
सर वो हमें रोकना चाह रहे थे सर, हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी यूक्रेन से सर। वो चाहते थे कि आप उनके लिए क्या फौज में लड़ें, बंदूकें थाम लें? मतलब मोटिव ये था कि अगर इंडियन स्टूडेंट यहाँ रहेंगे तो शायद रशियन हमारे ऊपर मतलब अटैक न करे। तो उसको आपको एक शील्ड के तौर पे वो बनाकर उन्होंने किया? हाँ सर, एक शील्ड के तौर पे बना के रखा था मैं। निखिल का कहना है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मानवीय ढाल बनाया जा रहा है। और दीपांशु ने यह भी बताया कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ट्रेन में भी उन्हें नहीं चढ़ने दे रहे थे। हम लोग इवानों से कीव गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब प्रॉब्लम ही नहीं थी कोई वॉर वगैरह की। ये 24 की सुबह में हुए जो वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन के जो बेस होते हैं ना सर, आर्मी बेस, वहां पे अटैक किया गया था रशिया के द्वारा। तो सर जैसे हम कीव में पहुंचे, वहां से वापस निकले हम 26 को, हमें लिटरली ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे थे यूक्रेनियंस। क्या कह रहे थे कि क्या कुछ नहीं कह रहे थे सर, एक्चुअली में जो टीटी होते हैं वो गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे अपना पैर लगाया, मैं अपने फूड का बैग ऊपर रख रहा था, उन्होंने लात मार के पीछे कर दिया कि यू विल नॉट गो। ट्रेन में चढ़ने के लिए छात्रों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो हमने उनको ये भी बोला कि प्लीज मैम जाने दो, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, अगर आज नहीं गए तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ओनली ट्रेन थी सर। इट वाज ऑन 2:05 PM, तो वो एक ही ट्रेन थी सिर्फ, उसमें ही जा सकते थे हम लोग, और ऑलमोस्ट ही 5 मिनट्स बचे थे। बड़ी मुश्किल में जो मेरा बड़ा लगेज है, मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रे कलर का, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसे दे के मारा ना सर अंदर गेट पे, तब वो हटी है, वरना वो हट भी नहीं रही थी। ऐसे हम लोग 4 लोग थे, तो हमने सबका लगेज अंदर फेंक दिया कि लगेज जाएगा तो हम इजीली जा पाएंगे। दीपांशु का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के जवान सिर्फ भारतीय छात्रों को परेशान करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए। हम जैसे ही बाहर गए, हमें यूक्रेन सोल्जर्स ने रोका, हमारे पासपोर्ट चेक किए, हमारे 3 बैग खुलवाए कि दे लुक सस्पिशियस। उन्होंने हमें चेक किया तो कुछ नहीं मिला उनको। बाहर निकलने के लिए भी वो सस्पिशियस? हम जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने हमको, जैसे हम इंडियन से सर अलग से नोटिस में आते हैं ना सबके बीच में, उन्होंने देखा कि यू हैव समथिंग, इफ दे आर ड्रग्स प्लीज चेक देम। उन्होंने हमें चेक किया, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से निकले। ये बात दीपांशु और निखिल के नहीं, यूक्रेन से लौटे ऐसे कई भारतीय छात्र हैं जिनका दर्द एक सा है, आरोप एक से हैं। हालांकि भारतीय सरकार का कहना है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की या उन पर अत्याचार करने की कोई खबर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी हमलों से बचने के लिए भारतीयों को बंधक बना लिया, जिसका जवाब यूक्रेन की तरफ से भी आया, लेकिन सबको इंतजार भारत सरकार की प्रतिक्रिया का था। भारत सरकार ने बयान दिया कि उन्हें भारतीयों के बंधक बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे, स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी। यूक्रेनियन सोल्जर्स ने, उन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, हमें मारा, उन्होंने पीटा। जो वहाँ की आर्मी थी उसने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की ये आवाज जब यहां सरकार के कानों तक पहुंची तो विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में किसी छात्र को बंधक बनाए जाने की खबर को खारिज किया। विदेश मंत्रालय का इसके बाद बयान आया। हमारी एम्बेसी यूक्रेन में छात्रों से लगातार संपर्क में है। कई छात्र कल ही खार्किव छोड़ चुके हैं। हमारे पास किसी छात्र को बंधक बनाए जाने की खबर नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी, लेकिन इस सफाई से पहले क्या हुआ? भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने के मुद्दे पर रूस यूक्रेन में कैसे वाक युद्ध छिड़ गया? दोनों देश भारतीयों को लेकर कैसे आमने सामने आ गए? आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाया, तो यूक्रेन ने जवाब दिया कि रूस के हमलों की वजह से छात्र बंधक बने। रूस ने कहा कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को ढाल बना रहा है, जिस पर यूक्रेन ने पलटवार किया कि खार्किव में रूस अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। रूस ने फिर आरोप मढ़ा कि यूक्रेन छात्रों को खार्किव से निकलने नहीं दे रहा, तो यूक्रेन ने फिर गेंद रूस के पाले में डालते हुए कहा कि हमले की वजह से विदेशी छात्र कहीं नहीं जा सकते। लेकिन रूस यूक्रेन में भारतीयों को लेकर वाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जुबानी जंग और तेज होती जा रही थी। रूस ने इसके बाद कहा कि यूक्रेन दबाव बना रहा है कि भारतीय नागरिक युद्ध क्षेत्र से गुजर कर जाएं, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना के अटैक से विदेशी छात्र फंस गए। रूस ने वादा किया कि वो भारतीयों को सुरक्षित निकालने को तैयार है, जिस पर यूक्रेन की मांग है कि छात्रों को निकालने के लिए रूस मानवीय गलियारा दे। रूस ने यह भी कहा कि रूसी क्षेत्र में आकर भी भारतीय छात्र जा सकते हैं, तो यूक्रेन ने भी भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर प्रतिबद्धता जताई है।
वैसे इस वाक युद्ध में भारत ने बाद में एक और बात साफ की कि यूक्रेन की ओर से भारतीयों की सुरक्षित भारत वापसी पर फुल सपोर्ट मिल रहा है। शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर यूक्रेन भारतीयों को अपने देश से बाहर निकालने में हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो बात आज हर हिंदुस्तानी को समझ में आई वो ये कि यूक्रेन में वैसे तो कई मुल्कों के छात्र या नागरिक फंसे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही जानी दुश्मनों को सबसे ज्यादा फिक्र भारतीयों के सताई और दोनों में इस बात को लेकर होड़ दिखी कि जंग एक तरफ और दूसरी तरफ है भारतीयों की जान जो हर हाल में कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। यूक्रेन में इन भारतीयों की बात से एक बात साफ होती चली है कि यूक्रेन में तिरंगे ने भारतीयों की जान बचाई। बस हो, कार हो या फिर भारतीय पैदल ही क्यों ना चल रहे हो, तिरंगा साथ था अगर तो हमले से वो लोग साफ तरीके से बचे रहे। आप ये कह सकते हैं कि टैंक पर तिरंगा भारी पड़ा है। यूक्रेन में तिरंगा शान से लहरा रहा है और उसी तिरंगे की बदौलत तमाम भारतीय सुरक्षित देश वापस लौट रहे हैं। भारत से 5,235 किलोमीटर दूर यूक्रेन में मिसाइल अटैक हो रहे हैं, टैंक गोले दाग रहे हैं। जंग इन रूस और यूक्रेन के झंडों के बीच है। किसी की जीत होगी तो कोई हार जाएगा, लेकिन तिरंगा हर हाल में जीत जाएगा। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, यूक्रेन के शहरों से पलायन कर रहे हैं। करीब 20,000 हिंदुस्तानियों ने भी वतन का रुख किया, कई हजार यहाँ वतन लौट भी आए हैं। भारत लौटे नागरिकों ने जो बताया सुनकर आपका भी सिर ऊंचा हो जाएगा। एक्चुअल में हमारा कभी सामना हुआ ही नहीं रशियन गवर्नमेंट से, बट जो हमारे को ऑफिशियल से ऑर्डर आए थे वो ये थे कि इफ यू हैव अ फ्लैग ऑफ इंडिया दे विल नॉट अटैक यू। एंड जब हम लोग सर रोमानिया बॉर्डर जा रहे थे, वी हैव अ फ्लैग, आई हैव अ फोटो कि हमने टैक्सी के ऊपर एक फ्लैग की फोटो लगाई थी और लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड, सो दे विल नॉट अटैक अस इफ दे फाइंड अस इन द मिडल ऑफ द जर्नी। दीपांशु की बातों से एक बात तो साफ समझ आती है, वो ये कि युद्ध क्षेत्र में भारत का तिरंगा जिंदगी की गारंटी बन चुका है। तिरंगा है तो जान का डर नहीं। भारत लौटे छात्र यही कह रहे हैं कि शान तिरंगा है। इस तिरंगे की ताकत की अगर मैं बात करूं तो बच्चे खुद बता रहे हैं कि जिस भी बस पर हमने लगाया, ना ही रूसी सेना ना ही यूक्रेन की सेना किसी ने भी उनको नहीं रोका। वो बॉर्डर्स तक आने में इस तिरंगे ने उनकी बहुत मदद करी, क्योंकि वो भारत है जो मजबूती के साथ दूसरे देश जानते हैं कि भारत कौन सा देश है, क्या देश है, और अपना मजबूती भारत वहां पर उस वॉर जोन में भी दिखा रहा था। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया। 8 दिन गुजरने को हैं, युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो गया है। यूक्रेन में जो भारतीय युद्ध के बीच फंस गए, उन्हें उम्मीद थी भारत सरकार उनकी वतन वापसी का रास्ता जरूर निकालेगी, सुरक्षा का काम करेगा भारत की शान तिरंगा। हमें ये पता था कि इंडियन गवर्नमेंट की हमें सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हमें वैसे कोई टेंशन नहीं थी कि कुछ होगा हमारे साथ। हमें पता था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करने वाली है। सर जो हमारा नेशनल फ्लैग है तो सर उसकी वजह से जो मतलब बस के आगे जो नेशनल फ्लैग लगा था उससे सर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। रशियन आर्मी भी हमारी हेल्प कर रही थी। मतलब लगा कि हमें इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल। यूक्रेन में मिसाइलों के हमले के बीच भारतीय तिरंगे की शान बरकरार है। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए लोग अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हुए जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो तिरंगा ही है जो उनकी जिंदगी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इसी बीच टाइम्स नाउ नवभारत एक बड़ी खबर सामने, जहां कीव के बूचा शहर पर रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। रूसी सेना ने कई इमारतों को एक साथ बूचा शहर में निशाना बनाया। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग चुकी है और इमारतें एक एक करके ध्वस्त हो रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये यूक्रेन के बूचा शहर की तस्वीरें हैं जहां रूसी सेना की तरफ से एक साथ बमबारी की गई कई इमारतों के ऊपर और कई इमारतों को एक साथ ध्वस्त कर दिया गया। और ये कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आपको याद होंगी। खारकीव से आपको ऐसी तस्वीरें याद होंगी, अशिनिया से आपको ऐसी तस्वीरें याद होंगी, अभी ये बूचा शहर से भी, कीव से आपको ऐसी तस्वीरें सामने आई होंगी और अब बूचा शहर की भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक साथ हमला किया और कई इमारतों को रूसी सेना ने जमींदोज किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया में हैं और यूक्रेन के स्लोवाकिया पहुंच रहे लोगों के लिए मिल रही सुविधाओं को लेकर उन्होंने भारतीयों से बात की। उनके मुताबिक शुरुआत में यहां कुछ दिक्कतें थीं जिनमें अब धीरे धीरे करके सुधार आता जा रहा है।
ये तस्वीरें आप देखिए जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त स्लोवाकिया में मौजूद हैं और स्लोवाकिया के बॉर्डर से जिन लोगों को, जिन भारतीयों को रेस्क्यू करके वतन वापस लाया जा रहा है, उन्हीं छात्रों से, उन लोगों से किरण रिजिजू ने बात की। इससे पहले आपको हरदीप सिंह पुरी की तस्वीरें दिखाई, आपको जनरल वीके सिंह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी और आपको एक एक करके वो हर कोशिश हम दिखा रहे हैं जो एक तस्दीक करती है, जो अपने आप में हर तस्वीर एक हस्ताक्षर साबित होती है कि ऑपरेशन गंगा के तहत हर भारतीय को वापस आने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। Košice is very small. Otherwise, we could have got the big air. It's quite cold, but I'm sure that you will feel comfortable here. You have to come to. आप तो शर्ट सिर्फ पहने हुए हैं। आपको देख के मुझे ठंडा लग रहा है। Our senior ambassador, Indian ambassador to Slovakia, very senior officer here. So, along with him. कीव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। रेलवे स्टेशन बना रूसी मिसाइल का टारगेट। कीव पर कब्जा रूस की सेना का लक्ष्य। खार्किव में ध्वस्त सुरक्षा एजेंसी का दफ्तर। रूस की मिसाइल सिस्टम पर भारी यूक्रेन की जनता। खार्किव पर रूस की सेना का कब्जा। रिहायशी इलाकों पर रूस की बमबारी क्यों? यूक्रेन में बांग्लादेश के शिप पर मिसाइल अटैक। तबाही आखिर कब तक? युद्ध के 8वें दिन रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। कीव के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल दागी। खार्किव के इजूम में एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई। चेरनीहिव में ऑयल डिपो पर बमबारी की गई, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव ही रही, जहां ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से कीव शहर दहल उठा। रात के सन्नाटे में दूर तेज रोशनी हुई और फिर से अंधेरा छा गया। पहली नजर में ही साफ था कि धमाका बहुत बड़ा हुआ और इस धमाके से यूक्रेन एक बार फिर दहल उठा। 5 सेकंड के इस वीडियो को यूक्रेन के सांसद ने जारी किया और दावा किया कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया। इसके बाद कीव में ही एक बड़ा धमाका टावर पर हुआ। रूस ने एयर स्ट्राइक करके कीव के इस टावर को गिरा दिया। रूस के इस हमले में तबाही हर ओर दिखी। रूसी हमले के बाद धुएं का बड़ा सा गुबार उठता दिखा। जानमाल का कितना नुकसान हुआ अब ये जानकारी नहीं पता चली है। इन धमाकों के बीच कीव में हवाई हमलों से अलर्ट करने वाले सायरन लगातार बजते रहे। लोगों से सुरक्षित बंकर में जाने को कहा गया। हमला कीव के बाहरी इलाकों में भी जारी था। यहां 2 लड़ाकू विमान आपस में टकराए। जोरदार धमाके के बाद एक अपार्टमेंट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। रूस के इन हवाई हमलों के बीच एक वीडियो रूसी सैनिकों के बड़े काफिले का भी सामने आया। ये वीडियो तस्दीक कर रहा था कि कीव में रूस की सेनाएं पहुंच चुकी हैं। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूस का काफिला भी कीव शहर की ओर बढ़ता दिखा। कीव के अलावा यूक्रेन के सूमी स्टेट भी रूस ने हवाई हमले किए। यहाँ रूस की एयर स्ट्राइक सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी पर हुई। हमले में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। युद्ध के 8वें दिन कीव के अलावा खार्किव भी रूस के प्राइम टारगेट पर रहा। खार्किव के इजूम में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। सिक्योरिटी सर्विसेज की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बीच एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो यूक्रेन के हथियारों और टैंक का था, जिसमें यूक्रेनी सेना की तबाही साफ देखी जा सकती थी। जवाब में यूक्रेन की तरफ से भी एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें यूक्रेन के गांव वाले रूस की मिसाइल सिस्टम को जलाते देखे गए। किसानों ने ये आग तब लगाई जब रूसी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। कुल मिलाकर 8वें दिन जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें नुकसान यकीनन यूक्रेन का ज्यादा हुआ और ये सवाल भी उठा कि क्या अब कीव पर रूस का कब्जा जल्द होने वाला है? क्या कीव पर रूसी झंडा लहराकर ही पुतिन दम लेंगे?
सवाल अपनी जगह, लेकिन 8वें दिन भी रूस को रोकने के लिए यूक्रेन की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और रूस में हमले से यूक्रेन में चारों तरफ इस वक्त अफरा तफरी मची है। इसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के शहर के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस हमले में रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया। हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ तबाही के निशान पड़ रहे हैं। इस महायुद्ध से पिछले 8 दिनों में अरबों का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। इसी बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हवाई हमला बोला है। इस हमले में कीव के रेलवे स्टेशन को रूसी सैनिकों ने टारगेट किया था, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस हमले का एक 4 सेकंड का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के समय के मुताबिक रात 8:50 पर यह हमला हुआ। हमले से कुछ देर पहले पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस बीच एक जोरदार धमाका होता है और आग का बड़ा गुबार नजर आता है। हमले के बाद स्टेशन और उसके आसपास की जगहों पर आग लग जाती है। इस महायुद्ध को जीतने के लिए रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जरूरी है। कीव पर कब्जा मतलब यूक्रेन घुटनों पर, जंग में रूस की जीत। इसलिए अब रूस ने अपना सारा ध्यान यूक्रेन की राजधानी को जीतने में लगा दिया। कुछ दिन पहले ही रूस ने अपना सबसे बड़ा सैन्य काफिला भी यूक्रेन की तरफ रवाना किया था, जो कीव के आसपास पहुंच चुका है। रूस की सेना ने कल यूक्रेन में एक ऑपरेशन का वीडियो भी साझा किया था, जिसमें एक बड़ा काफिला यूक्रेन में आगे बढ़ता नजर आया था। साफ है कि अब इस जंग को रूस जल्द से जल्द जीतना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुतिन और मैक्रों के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई है। यूक्रेन को न्यूट्रल बनाकर रहूंगा, यह पुतिन की तरफ से कहा गया इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जितनी देरी करेगा, रूस की डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी। यह पुतिन की तरफ से कहा गया इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में। पुतिन ने कहा कि विसैन्यीकरण यानी डीमिलिटराइजेशन और न्यूट्रल स्टेटस बहुत जरूरी है। यूक्रेन को अपनी सारी की सारी सेना हटानी होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में जो भारतीय मौजूद हैं, उनको लेकर के एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन में भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी, और खास तौर पर जो लोग खार्किव शहर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि खार्किव में रूस हमले और तेज कर सकता है और साथ ही साथ मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। तो कहा गया कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं, वो अपने साथ जरूरी सामान जरूर रखें, और अगर संभव हो तो वहां से जल्द खार्किव शहर से बाहर निकल जाए। ये रूसी सेना की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई खार्किव में रह रहे भारतीयों के लिए कि जल्द से जल्द वहां पर अपने जरूरी सामान आप अपने पास रख लें या वहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि रूस अब मिसाइलों से भी खार्किव से हमला कर सकता है।